अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कलमदान नोट। ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। नावल तुम जो आए ज़िंदगी में, अज़ कलम शगुफ्ता कंवल, किस्त नंबर 1। सारिया बेगम और रासिम साहब शहरयार के साथ उसके किसी दोस्त के यहाँ किसी फंक्शन पर गए हुए थे। रात 11 बजे वो वापस लौटे तो घर में एक तूफान मचा हुआ था। नेहा कक्कड़ का गाना फुल स्पीकर पर चल रहा था जिस पर वो दोनों झूम रहे थे। बादल तो बाकायदा उठकर ठुमके लगाकर अपनी शराबी होने का सबूत दे रहा था। सारे लाउंज में चिप्स के पैकेट और पॉपकॉर्न के डब्बे बिखरे पड़े थे। पानी की बोतलें बगैर ढक्कन के पड़ी इधर उधर धक्के खा रही थी जिनसे पानी बहकर लाउंज में फैल चुका था। टेबल ऊंधा मुंह पड़ा था। कुशन सारे लाउंज में बिखरे पड़े थे। 1 सीटर सोफा उल्टा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे जलजला आया हो और सब कुछ तलपट करके रख दिया हो। सारिया बेगम इतना फैलावा देखकर चकरा कर रह गई। आगे बढ़कर गाना बंद किया तो दोनों को होश आया। लाउंज की अबतर हालत देखकर उन दोनों की आंखें भी फैली। रासिम साहब तो मुस्कुराते हुए कमरे में चले गए। जानते थे अब लंबी बहस होगी और हमेशा की तरह जीत इनकी औलाद की ही होगी, तो इसलिए तुम दोनों हमारे साथ नहीं गए थे। सारिया बेगम ने बाजुल को कान से पकड़ा। आह मामा छोड़े, ये सब हमने नहीं किया। हम लोग तो पार्टी कर रहे थे। पता नहीं है इतना सब कुछ कैसे फैल गया। सच्ची भाई। बाजी ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़े। हाँ मैं जानती हूँ तुम लोगों की गलती नहीं होती। गलती तो हमसे हुई जो तुम जैसी औलाद पैदा की है। और तुम जरा इधर आओ। कितनी मासूम बनकर खड़ी हो जैसे कुछ जानती ना हो। सारिया बेगम ने पहले बाजुल और फिर इमसाल को घूरा जो जल्दी से शहरयार के पीछे जा चुकी थी। हाँ आओ, ये सब कौन साफ करेगा? हम साफ करेंगे। इन दोनों ने सदमे से माँ को देखा। तो क्या मैं? पहले ही वो लाजमा सारा दिन तुम लोगों के बखेड़े समेटती रहती है। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ दोनों। 10 मिनट में मुझे पूरा लाउंज पहले वाली हालत में चाहिए। सारिया बेगम ने सख्ती से कहा। भाई उनको टलता ना देकर उसने रोनी सूरत बनाते हुए शहरयार को मदद के लिए पुकारा और वो तड़प ही तो उठा था। मामा छोड़े ना, रहने दे। क्या मतलब रहने दो? ये सब कौन समेटेगा? हालत देखी है। अब की बार उन्होंने शहरयार को घूरा। उसका यूँ तड़प उठने पर सारिया बेगम का बेइख्तियार जी चाहा कि उसे भी एक रख कर लगाए। मैं कर देता हूँ। चलो बच्चे तुम लोग कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह यूनी भी जाना है। शहरयार उन्हें कमरे में भेजता आगे बढ़कर कुछ चीज़ें समेटने लगा। वो दोनों तो फौरन खिसक गए थे। सारिया बेगम बेबसी से उसे देख कर रह गई। छोड़ दो तुम भी, सुबह मैं खुद देख लूँगी। वो जानती थी सारा दिन का थका हुआ होने के बावजूद वो सब समेट कर ही सोने के लिए जाएगा। पक्का ना? उसने पूछा तो उन्होंने सर हिला दिया। मामा गुस्सा मत किया करें, बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। अभी तो उनके एंजॉय करने के दिन है। मैं जानती हूँ शायरी बाजी की तो चलो खैर है, लेकिन इंसान लड़की ज़ात है। कल को अगले घर भी जाएंगी, मुझे उसकी फिक्र रहती है। सारिया बेगम ने संजीदगी से कहा। अरे मामा टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अब आप जाके सो जाएं। गुड नाइट। उनकी पेशानी चूमते हुए वो कमरे में चला गया। वो भी लाउंज में एक तैराना निगाह डालते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इंसान बाजिल उठ जाओ, लेट हो रहे हो। नाश्ता नहीं करना है क्या? फिर शोर मचा दोगी। सारिया बेगम ने मेज़ पर नाश्ता लगाते हुए दोनों को आवाज़ दी। तौबा है इन दोनों की नींद। मुर्दों से शर्त लगाकर सोते हैं। हराम है जो ये दोनों एक आवाज़ पर उठ जाएं। उन्होंने बुड़बुड़ाते हुए बर्तन टेबल पर पटके। क्या हो गया आपको? उठ जाएंगे, गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप बैठे, मैं लेकर आता हूँ। रासिम साहब ने उठते हुए कहा तो वह सर झटक कर रह गई। बाजिल बेटा उठ जाओ, यानी नहीं जाना क्या? बाजिल के रूम में दाखिल होकर ज़मीन पर पड़े हुए कुशन उठाकर सोफे पे रखते हुए उसको आवाज़ दी। चलो शाबाश उठो, 10 मिनट में नाश्ते पे मिलो। कहते हुए वो इमसाल की जानिब बढ़े। जी बाबा उठ गया। बाजिल ने कंबल फेंकते हुए बेड से छलांग लगाई। वो वहाँ से निकलकर इमसाल के कमरे में आई। इमसाल गुड़िया उठो, देर हो रही है। बाबा सोने देना। उसने करवट बदली। गुड़िया उठ जाओ, अगर आपकी मामा आ गई ना तो आपके साथ साथ मेरी भी क्लास लगेगी। क्या है यार बाबा, एक तो आपकी बीवी ना ज़रा भी सुकून नहीं लेने देती। उसने उठकर बाल समेटते हुए कहा। जिले रासिम साहब ने मसनूई गुस्से से कहा। ओके ओके, हाथ उठाकर कहते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जल्दी आओ, हम नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहते हुए बाहर निकल गए। बीबी जान अब आपकी तबीयत कैसी है?
आसिम अली ने नाश्ता करते हुए बीबी जान से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, तुम फिक्र मत किया करो। थोड़ा सा नहीं था, आपका बीपी खतरनाक हद तक लो हो गया था। यकीन करें रात तो आपने हमें डरा ही दिया था। कासिम अली ने उनका उतरा चेहरा देखकर कहा, मुझे समझ नहीं आई आपका इतना बीपी शूट कैसे कर गया। किसी बात को लेकर टेंस थी आप? जरियार ने फिक्रमंदी से पूछा। कल रमन ने सफाई की घर से अलमारी खाली की थी तो भाई की तस्वीरों पर नज़र पड़ी थी, तब से ही बहुत परेशान थी। दोपहर का खाना भी नहीं खाया, परेशानी से ज़्यादा खाना ना खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई। लाला फूफो आस्तगी से तफसील बताई तो एक पल के लिए मेज़ पर सन्नाटा छा गया। जो जहाँ था वहीं थम गया। मुस्तफ़ा शाह के माथे पर बेशुमार बल नमूदार हुए। जब फजूल की बातें सोचे नहीं तो ऐसा ही होगा, कितनी बार कहा है, लेकिन इनको कुछ समझ आए भी तो ना। क्यों ना सोचो उसके बारे में, मेरे वजूद का हिस्सा है, बेटा है वो मेरा, पता नहीं कैसा है, किस हाल में है। उन्होंने मुस्तफ़ा शाह की तरफ देखते हुए दुख भरे लहजे में कहा और अपनी छड़ी उठाकर कुर्सी से उठ गई। यकायक माहौल में एक तनाव किसी कैफियत पैदा हो गई थी। सुकून से बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। इन सब की सवालिया निगाहों से झुंझलाकर वो भी बुड़बड़ाते हुए उठ गए। आराम से खाओ, कभी कोई इंसानों वाला काम भी कर लिया करो। सारिया बेगम ने जल्दी खाना खाते इंसान को टोका। क्या है मामा, आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती भी है या नहीं? वो रहान सी हुई। तो तुम्हें कोई अच्छी बात है तो मुझे अच्छी लगे ना। उन्होंने सर झटका। बाबा आप देख रहे हैं ना? हाँ बेटा देख रहा हूँ, मगर पता है ना आपके बाबा बेबस है। ये बात तो ठीक है, आपकी ये वाली बीवी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ऐसे ही रोक टोक करती रहती है। आप मेरे लिए नई माँ का बंदोबस्त करें। उसने शरारत से राशन साहब को देखा। वो चाय पीते हुए मुस्कुरा रही थी। ट्रेनी बिल्कुल सही कह रही है। क्यों भाई? बाजिल ने जूस पीते शहरियार को भी टोक दिया। ना भाई, मुझे तो तुम लोग बात के रखो। शहरियार ने हाथ खड़े किए। शर्म तो नहीं आती, आपकी दूसरी शादी की बात करते हो और आप ही की तो नजर पर बेटे की बकवास सुन रहे हो। साहब को पाँच सात राशन साहब को भी भुरका, क्योंकि वो जानती हैं उनकी औलाद उनके हाथ आने वाली शादी। चलो कोई बहुत हो गई बातें, अब चुपचाप नाश्ता करो। राशन साहब ने मुझसे ही गुस्सा दिखाया। तुम दोनों ने आज जॉगिंग मिस की। सुबह टाइम से उठ जाना वरना सजा जानते हो ना, शहरियार ने संजीदगी से कहा। जी भाई, दोनों ने शराफत से एक जुबान होकर कहा, क्योंकि पिछली बार भी जॉगिंग मिस करने की वजह से सजा के तौर पर एक हफ्ता तक लोकल बसों में जो धक्के खाए थे उनको वो अच्छे से याद था। दोनों की हर शरारत, हर फरमाइश शहरियार सर आंखों पर रखता था, लेकिन कुछ मामलात में बकौल मिसाल के वो हिटलर का लुवरियन बन जाता था, जिसका इजहार वक्तन फवक्तन वो उसके मुंह पर भी करती रहती थी। ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ कहते हुए रासन साहब कॉलेज और शहरियार ऑफिस के लिए निकल गए। ओके मामा, अल्लाह हाफिज़। माँ के गाल चूमते हुए वो दोनों भी निकल गए। यूनिवर्सिटी दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ आकर मैं खुद आज़ाद फिरता हूँ। इमसाल गाड़ी पार्क करके आई तो बाजिल ने कहा। इमसाल ने भी सर हिला दिया। अंदाज ऐसा था जैसे तभी नज़रबंदी काट कर आ रहे हों। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही कई सताइशी नजरें उनकी तरफ उठी थी। रेड टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हमेशा की तरह सेम ड्रेसिंग किए हुए थे। चाहे कोई फंक्शन होता या आम ड्यूटी, वो दोनों हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहनते थे। इमसाल साथ में हिजाब लेती थी। इर्द गिर्द से बेनियाज वो आंखों में शरारती झलक लिए इधर उधर निगाहें घुमाते क्लासरूम की तरफ जा रहे थे, या फिर शायद खुद कोई शिकार ढूंढ रहे थे। आज लेक्चर लेने का मूड नहीं है, इमसाल ने बेजारी से कहा। तुम्हारा कभी मूड होता भी है? चुप करके चलो, पहले ही सब्जेक्ट की असाइनमेंट में मेरे बहुत कम मार्क्स हैं। बाजिल की बात पर वो मुंह बना कर रह गई। अलबत्ता दिन में क्लास का लेने का पक्का इरादा कर चुकी थी। वो क्लास में बैठी बोरियत से स्टूडेंट्स का जायजा ले रही थी, जबकि बाजिल जोर शोर से लेक्चर सुन रहा था और नोट भी कर रहा था। अचानक उसकी नज़र बाजिल के मोबाइल पर पड़ी, जो डेस्क के अंदर उसकी बुक पर रखा था। उसने चुपके से उसका सेल उठाया, साइलेंट मोड से हटाकर रिंग ट्यून सेट की और वॉल्यूम फुल करके रख दिया। बाजिल चूँकि लेक्चर में मगन था, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया था। उसने अपना मोबाइल उठाया और बाजिल का नंबर मिलाया। सही जावे ना जुताई सजना, तेरे बिना दिन नहीं लगना। मोबाइल पूरे जोर शोर से बजने लगा था, जिस पर प्रोफेसर समेत पूरी क्लास ने निगाहें नोट कर उन्हें देखा। व्हाट द हेल इज दिस? किसका फ़ोन बज रहा है? प्रोफेसर साहब दहाड़े। सर फ़ोन मेरा मतलब रिंगटोन, मतलब मेरी कॉल आ रही है। बाजिल उनके एकदम से यूँ गुस्से में आने पर बौखला गया। शॉप ऑफ फूल। प्रोफेसर साहब गरजे। सर वो ये मैंने नहीं किया। बाजिल मिनमिनाया। जस्ट शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। बाजिल का क्लास से निकलने के बाद प्रोफेसर साहब गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए डाइस की तरफ बढ़े। सर, इमसाल ने कहा। जी अब आपको क्या मसला है? उन्होंने
कड़े तेवरों से पूछा, सर वो मैं भी जाऊँ, फाजिल भाई अकेला बोर हो रहा होगा ना। रमसाल ने मासूमियत से कहा तो सारी क्लास हंसने लगी। आओ इडियट नॉनसेंस। प्रोफेसर का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच चुका था। वो क्लास से निकलकर सीधे कैंटीन में आई, जहां वो बड़े मुतमईन अंदाज में चाय पी रहा था। मुझे पता था तुम यहाँ मिलोगे। तुम्हें शर्म तो नहीं आई मेरी बेइज्जती करवाते हुए? बाजी ने खुफकी से कहा। ए लो, इज्जत की बात कर कौन रहा है? और वैसे भी मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा मूड नहीं हो रहा क्लास लेने का, लेकिन तुम्हें ही न्यूटन की कब्र पर लात मारकर अपनी जहानत के झंडे गाड़ने का शौक हो रहा था। खैर अब मूड ठीक करो और कुछ खाने को लेकर आओ। और नोट्स? उफ ओ भाई, तानिया और आशिर से नोट्स ले लेंगे, इंसान ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो वो दान किचकिचा कर रह गया। तानिया और आशिर दोनों कजन्स थे और उनके घर के पास रहते थे। एक ही क्लास और यूनिक होने की वजह से उनके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती थी। इन दोनों ने पहले स्कूल, फिर कॉलेज और यहाँ तक अब यूनी में भी कोई लड़की या लड़का दोस्त नहीं बनाया था। इनका कहना था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, किसी तीसरे की गुंजाइश निकलती ही नहीं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि शहरयार ने हमेशा इनका दाखिला एक ही स्कूल कॉलेज में करवाया था। हमेशा हर जगह इकट्ठा रहने की वजह से इन्हें कभी किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं हुई थी। यार वो देख उनस भाई की परेशानी का हल। हमदान के दोस्त वसी ने बर्गर खाते इमसाल और बाजिल की तरफ इशारा किया। हमदान ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। क्या मतलब वसी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं भाई को खड्डे से बचाने के लिए खाल में धक्का दूं? उस लड़की के साथ भाई ने एक ही दिन में पागल हो जाना है? ओ गधे, मेरा मतलब है कि जिस रफ्तार से इनकी शैतानी दिमाग चलता है, इनके पास ज़रूर कोई हल होगा। तुम बात करके तो देखो। आर यू श्योर? हाँ भाई, अब चलो चलकर बात करते हैं। वसी ने उसे घूरते हुए उसका हाथ पकड़कर उठाया। जारी है। मस्ट लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।